लेखनी और समाज आज के इस जश्न अदब के सत्र में इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। और चूंकि ये मंच अदब का है, साहित्य का है, लेखनी का है, तो लेखनी और लेखन से सरोकार रखने वाला विषय है और बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण मसला है ये। और इसमें बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं जस्टिस सबीहुल हसनैन शास्त्री जी, स्वागत। जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर सैयद हसनैन साहब हैं यहाँ पर, स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ बैठे श्री अजय चौधरी जी, सीनियर IPS और चिंतक और जाने माने अनुवादक, और अभी अभी पार्टीशन पर एक मशहूर नावल लिखने वाली डॉक्टर अनुराधा जैन जी हमारे बीच हैं, जो कि अर्बन ज्योग्राफी में PhD हैं। और अभी जो उनका नावल आया है उसका शीर्षक भी बहुत अच्छा है। वो क्या है शीर्षक मैम? रिटन ऑन द विंड, हवा में कुछ लिखा हुआ। और ये रूपक भी से समझा जा सकता है। तो सबके पास अपने अनुभव हैं, हर लेखक की अपनी जमीन होती है, हर लेखक का अपना मकसद होता है। और जैसे कि हमारे यहाँ में कोई कविता लिखता है तो उसका पूरा शास्त्र है, काव्य के हेतु होते हैं, काव्य के प्रयोजन होते हैं, हम किस लिए लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, हमारा समाज से क्या ताल्लुक है। तो लेखनी और समाज इतना विस्तृत विषय है कि हर वक्त किसी लेखक के सामने पहला शब्द लिखे जाने से लेके पूरा किसी भी नावल, कविता या किसी भी रचनात्मक उपक्रम का जो मसौदा है उस तक उसकी आत्मा उससे जिरह करती रहती है कि क्या लिख रहा है, शेर व शायरी हो या कोई आलेख हो या कोई नावल हो। तो मुझे लगता है कि लेखनी और समाज का जो रिश्ता है वो अन्योनाश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। तो आज की जो ये चर्चा है हम इसे शुरू करना चाहेंगे डॉक्टर अनुराधा जैन से। और जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने पार्टीशन पर एक नावल लिखा है, और नावल इसलिए भी लिखा है कि उसकी जमीन उनके पास है। जिसे कहते हैं कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो इस तरह से उस विषय से रिश्ता है। इनके घर के लोग, इनके ससुराल के लोग जो कभी पाकिस्तान में थे और फिर वहाँ से दर बदर हुए और भारत आए, तो इसका पूरा जो इतिहास, भूगोल है और उसके भीतर की जो संवेदना है उससे इनका रिश्ता है। तो एक लेखक के रूप में हवा पर लिखा हुआ जो इनका शीर्षक है उपन्यास का, उसके जाहिर उसके भीतर जो पार्टीशन की एहसासात हैं, जिसको इन्होंने सुनकर जाना, रिसर्च के जरिए जाना, और उन सब सारे हालात का एक बार उन्होंने जायजा लिया और फिर उसको उपन्यास में बड़े पुतुल उपन्यास में सहेजा है। तो इसके पीछे, इसको लिखने के पीछे आपका विषय तो कुछ और है, आपको कोई उस तरह से शुद्ध साहित्यकार की भूमिका में पहले नहीं थी आप, लेकिन ये विषय आपके सामने था और उसके पूर्वज उस सारी त्रासदी से गुजरे और उस दूसरे के अनुभव को अपना अनुभव बनाते हुए एक लेखक के रूप में उपन्यास के अपने को सामने रखते हुए वो समाज जो इसमें दर्ज है और आपका लेखक जो इसे एक अपने अनुभव में समेट रहा है, आपको कैसा लगा इसको लिखकर? लेखनी और समाज का जो रिश्ता है उसको सम्मुख रखते हुए। मेरे को मेरे दादा दादी और नानी सब लाहौर से आए थे पार्टीशन के टाइम पे, और वो जो परिस्थितियां थी उसमें लास्ट ट्रेन पकड़ के आए थे। तो वो जो यादें थी वो रह गई। मतलब उसकी कहते हैं ना, हर चीज़ का फिनिश होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए। वो खुला रह गया क्योंकि कहीं ना कहीं मन में था कि हम वापस जाएंगे। घर अपने पूरे खुले छोड़ाए, वापस जा नहीं पाए। तो मेरे ग्रोइंग ईयर्स में ये रोज की कहानियां थी कि हमारी वहाँ पे ज़मीन थी, हमारा घर था, हमारे पूर्वज वहीं से थे। और वो कहानियां सुनते सुनते मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये रियलिटी है और इसको हमें
मेरे को भी बताना चाहिए आगे कि ऐसी रियलिटी है। और उनके वो एंड तक, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे दादा चंडीगढ़ में सेटल हुए आके उसके बाद, तो एक हमारे घर से काफ़ी दूर पर एक ये किराने की दुकान थी, लाहौरिया दी हट्टी नाम था उसका। तो वो आसपास की दुकानें छोड़ के उसी दुकान पे जाते थे, भले उस टाइम उनके पास कार नहीं थी तो रिक्शा लेके जाते थे, पर अपना राशन लाते वहीं से थे। तो ये सब सुनकर मुझे लगा कि ये कहानी बतानी चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिखा। और मेरी जो किताब है ये उस टाइम की जो सोसाइटी है, जो प्री पार्टीशन लाहौर था, उसमें जो टर्मोइल था और जो सोसाइटी का हाल था, ये उसको पूरी तरह रिफ्लेक्ट करती है। तो सिर्फ उस टाइम ये नहीं था कि सिर्फ पार्टीशन का तो चल ही रहा था, दुख दर्द जो था, और एंड तक जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हमारे घर में इंडिपेंडेंस नहीं कहते थे, बाकी सब लोग बहुत शौक खुशी मनाते थे कि इंडिपेंडेंस है इंडिया की। हमारे घर में उसको पार्टीशन नहीं कहते थे, उसको ये नहीं कहते थे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो, से कहते थे पार्टीशन हुई है। तो वो जो घाव था तो वो था। और फिर सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे थे, जैसे हमारी नानी बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी, तो वो जो धीरे धीरे करके जो पल पल बदलता समाज है, उसकी भी झलक है इस किताब में। बहुत अच्छा। जहाँ तक लेखनी और समाज का रिश्ता है, हमारे बीच जस्टिस हसन सासी साहब हैं और इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार हैं जिस के रूप में, और यहाँ की विद्युत नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, और शेर व शायरी लेखन में तस्वीर इलाहाबाद को उसका मदद रहा है। लेखनी और समाज जो ये विषय है, इसको सामने रखते हुए सब आप क्या महसूस करते हैं कि एक तरफ लेखक के पास लेखनी है, दूसरी तरफ वो समाज है जिसके बारे में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का क्रिटिक है। इस अर्थ में लेखनी का अपने समाज में क्या रिश्ता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही ज्वलंत सवाल है। ये जब भी ये बात होती है लेखनी की तो ये प्रश्न आता है और इसके ऊपर चर्चा भी बहुत हुई है। जो आपने कहा वो साहित्य समाज का दर्पण है, वो बिल्कुल है। और साहिब ने इसके ऊपर एक शेर कहा था कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो इंसान, जैसे अभी मैडम ने कहा कि जो कुछ उन पर गुजरी, उनके परिवार पे गुजरी, उसको वो लौटा रही है। लौटा रही से मतलब ये है कि वो उसको शेयर करते हैं और बताना चाहते हैं कि देखिए ये हुआ। उससे आप अपनी जो उसमें बहुत ही चिरकाल तक चलने वाली जो पुस्तकें हैं, उसमें व्यक्ति का जो व्यक्तिगत अनुभव है वो उससे बढ़कर पूरा एक सामाजिक अनुभव हो जाता है। और कभी कभी इतिहास के रूप में भी ये व्यक्तिगत जो नॉवेल्स होती हैं या स्टोरीज होती हैं, उससे आपको बहुत सी चीज़ों का रेफरेंस भी मिलता है, वो हिस्ट्री बन जाती हैं। और अगर आप देखें तो स्वाधीनता संग्राम के आसपास के जितने भी लेखक हैं, 40s के जो लेखक हैं, उसमें आपको हर कहानी में, चाहे वो प्रेमचंद की ही कहानियाँ क्यों ना हों, लेकिन कोई ना कोई एंगल से किसी के अंदर एक ज़रूर कोई कैरेक्टर आ जाता है जो स्वाधीनता के लिए कुछ कर रहा है, या उसके अंदर कोई पॉलिटिकल विल है कि साहब देश के लिए लड़ना है। और उसके पहले अगर आप चले जाएं, जो पुराने, जब एक बहुत ही अच्छा जो समकालीन है, अगर आप देखें तो 15,000 के करीब, 15,000 के करीब है, उसी वक्त यहाँ तुलसीदास हो रहे हैं, इंग्लैंड में शेक्सपियर हो रहे हैं। तो दैट वाज अ पोएटिक एरा, जब चीज़ें जो हैं वो टर्मोइल में नहीं थी। तो उस वक्त सौंदर्य का जो एक दर्पण होता है, जो एक शांति का एक वातावरण होता है, उसमें रचना भी उसी प्रकार की होती है। पर उस समय तुलसी को राम भी याद आते हैं और पूरे अपने भव्य रूप में याद आते हैं, और तुलसी कहीं पे बैठ के लिख रहे हैं, और उस तरफ कोई विक्टोरिया का पीरियड चल रहा है जो कि काफ़ी सेटल्ड सा पीरियड था, कोई अपहीवल नहीं था।
तो यू गेट बेस्ट ऑफ जो आपको थिएटर के जो जो वर्क्स मिलते हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो जिस जिस समय में जिस अब आज के लिए बिल्कुल मैं सामने जीवंत मिसाल दे रहा हूँ। हमारे सामने डॉक्टर बगल में मेरे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अब इनसे जो निकल कर साहित्य आ रहा है वो डिकोडिंग द पैंडेमिक है। नाउ ही इज अ डॉक्टर एंड अ साइंटिस्ट, तो वो जो निकल के आ रही है बात उनके दिल से, वो एक साइंटिफिक असेसमेंट है कि किस तरह से ये पैंडेमिक हुआ और किस किस तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये एक किताब एक साइंटिफिक बुक नहीं है, लेकिन ये आगे ये अकाउंट होगा कि उस पीरियड में ये सब कैसे हुआ था, ये हिस्टोरिकल अकाउंट भी है। तो साहित्य जो है वो समाज का दर्पण जरूर होता है और अदरवाइज भी इफेक्ट करता है, क्योंकि उसी में जिसकी जिसका आदमी पलता बढ़ता है तो उन भावनाओं को या उन दुखों को या खुशियों को लेके पलता बढ़ता है। तो जो कुछ उसको दिया गया है वो भी सामने आता है। डॉक्टर साहब की किताब के ऊपर मैं इससे आपके प्रश्न से इतर एक अगर आप कहें तो मैं एक बहुत अच्छा शेर है उर्दू का, और डॉक्टर साहब की किताब का नाम है कि रिटर्न ऑन द विंड। तो उर्दू में एक शेर है कि सभी जानते हैं कि जब जिंदगी को बहुत ही नश्वर बताना होता है कि बहुत ही फ्रेजाइल है, क्या जिंदगी क्या है, तो कहते हैं पानी का बुलबुला है। इससे ज्यादा नश्वर नहीं समझ में आता था किसी को। और बुलबुले को उर्दू में हवाब कहते हैं, आप जानते हैं। तो वो पूछता है कि अजब तरह से बताना हयात का मफहूम। जब पूछा कि हयात क्या है तो उसने बड़े अजीब तरीके से बताया। अजब तरह से बताना हयात का मफहूम, वो उंगलियों से हवा पर हुबाब लिख देना। क्या बात है, क्या बात है। हुबाब लिखा भी वो हवा पे लिख दिया, इतना नश्वर था। तो वो जो आपने विंड पे रिटर्न ऑन द विंड कहा तो मुझे शेर पर बस याद आ गया। बस मैं इसके ऊपर यही कमेंट करना चाह रहा था। शुक्रिया। अच्छा, हमारे साहब जो है इस चर्चा में शरीक हैं, जाने-माने शिक्षाविद और वैज्ञानिक सैयद हसन साहब। तो ये मैं जानना चाहूँ कि साहित्य की जो सोशोलॉजिकल थियरीज पे बातचीत हो रही है, साहित्य जो है वो केवल खुद में उमड़ कर रह जाने वाली चीज़ नहीं है, जो कि प्रायः कविताओं में, कहानियों में और उस तरह के छायावाद में पहले हिंदी में घटित हुआ या शायद अंग्रेजी में ये सब चीज़ें आई। तो साहित्य की जो सामाजिक भूमिका है, अगर वो नहीं है तो साहित्य क्या है और उसको किस हद तक सामाजिक भूमिका में उतरना चाहिए साहित्य को। तो ये बात को थोड़ा आप समझाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करूंगा हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई रंजीत चौहान साहब। मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने इस सभा में बुला लिया, हमारा कोई लेख नहीं। और फिर मुझे आपने बताया, जो भी हमारा परिचय दिया, उससे लगा कि उसकी तो सही बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है साइंस का लेखनी में और समाज से। मैं साइंस से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इत्तेफाक है कि साहित्य मुझे वैसे में मिला है। हमारे पिताजी जो थे वो भारत के पहले उर्दू के प्रोफेसर थे, उर्दू के PhD थे बिहार के। और उसके बाद वो पहले इमेरिटस साइंटिस्ट UGC जो देती है उसमें उनका चयन हुआ था। और हम लोग जब छोटे थे तो घर में मुशायरा वगैरह, मतलब यूनिवर्सिटी में मुशायरा वगैरह हो तो पढ़ाते थे, मुशायरा वगैरह होता रहता था। तो उसमें कई बड़े बड़े हस्तियों से हमारे घर पे बैठ जाते थे और उनसे परिचय भी होता था। तो शायद यही कारण है कि आज भी मुझे बगैर गज़ल सुने कोई अपना साइंस नहीं कर पाता। और एक शिष्या यहाँ बैठी हुई हैं, उनको बताएंगे कि हमारे लैब में, हमारे घर में लैब में गज़ल होना अनिवार्य है। बगैर उसको सुनने में, बगैर उसको सुन करके हमारा वॉल्यूम थोड़ा कुछ ज़्यादा रहता है, इन लोग का वॉल्यूम थोड़ा कम कर देती है, कोई बंदे लेकिन सुनना नहीं मानते। मैं एज ए साइंटिस्ट मैं तो अपना रिसर्च प्रकाशित करता हूँ, बड़े बड़े अच्छे जर्नल में करता हूँ। जो पढ़ने वाले भी सब साइंटिस्ट ही होते हैं। तो हमारी जो लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं साइंस के हैं, वो विश्वास करते हैं कि हमारी साइंस एक साइंटिस्ट ही पढ़े तो उससे उसका भी पर्सनल उत्थान होगा। कोई आम आदमी पढ़ नहीं पाएगा, चूँकि हार्डकोर साइंटिस्ट है।
मेरा थोड़ा सा इससे विभिन्न सोच, मेरी सोच थोड़ी इससे विभिन्न है। मैंने एक किताब पढ़ी थी बहुत दिन पहले, जब डीएनए के बारे में चर्चा हुई थी। डीएनए तो आजकल पॉपुलर वर्ड हो गया, सब लोग जानते हैं डीएनए क्या है। पूरा उसका एक्सपैंडेड फॉर्म न जानते हो तो डीएनए जरूर जानते हैं। आज के 2 साल में एक और वर्ड बड़ा पॉपुलर हो गया, ICMR। लोग ICMR का फुल फॉर्म शायद न जानते हो, लेकिन रिक्शा वाला भी आपको ICMR बताएगा। तो उसी संदर्भ में डीएनए का भी हुआ। तो डीएनए का जिसने डीएनए की खोज की कि मतलब उसके बारे में बताया कि इसका आकार क्या है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे आपके जो पूरा जो माँ बाप से मिला है आपको डीएनए, वो कैसे बच्चों को फैलाता है, कैसे बनता है। ये सब चीज़ जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, द पाथ ऑफ द डबल हेलिक्स। बड़ी सिंपल सी किताब थी और वो किताब का उद्देश्य था कि वैज्ञानिक लोग ना पढ़ें, कॉमन आदमी पढ़े। मैंने देखते हैं नोबेल laureate की लिखी हुई किताब पढ़ना चाहिए, और पढ़ के मुझे लगा कि साइंस इज नॉट जस्ट राइटिंग जर्नल्स। ये उस किताब का हम जैसे लोगों को तो खैर वैज्ञानिक पढ़ते रहते थे, लेकिन नॉन वैज्ञानिक लोगों ने उसको काफ़ी बड़ा बेस्ट सेलर हो गई और बड़ी बहुत अच्छी किताब में जानी। तब भी उससे मुझे लगा कि भाई बहुत कुछ कर दिया हमने, या कोशिश तो कर रहे हैं बहुत कुछ करने की। ये जो प्रकोप, ये जो हमारे पास पैंडेमिक आया है, मैंने 1-2 शब्दों का उपयोग किया था, आज के दिन में उपयोग उसका नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी बताऊँगा कि दुनिया को एक साथ जोड़ा है अगर, तो ये कोरोना वायरस से जोड़ा है। चाहे वो धनी हो, चाहे वो ठंडे मुल्क हो, चाहे वो गर्म मुल्क हो, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो, क्रिश्चियन मुल्क हो, ईसाई मुल्क हो, क्रिश्चियन ईसाई या बहुत धर्म के मानव, किसी भी धर्म के मानव, सबको इस कोरोना ने एक साथ अटैक किया और ऐसी बुरी तरह अटैक किया पूरा समाजवाद को कोरोना ने पूरा। और मेरा मानना है, कोरोना को थोड़े बहुत मैंने जानने की कोशिश की है, ये कोरोना वायरस बड़ा ही शातिर और बहुत ही इंटेलिजेंट वायरस है। ये शायद हमारी जो बुद्धि है उससे भी ज़्यादा है, ये मेरा मानना है। आई मे बी रॉन्ग, अभी तक तो लगता नहीं कि मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। अभी तक इसका जो आकार समझ के आ रहा है, इसके जो क्वालिटीज गुणवत्ता जो हमें दिख रही है, इससे लग रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोरोना वायरस के बारे में एक 360 डिग्री का दृश्य पेश किया जाए जनता को, और यही चेष्टा मेरी रही और इसी पर हमने किताब लिखी डाली। कोई 4 महीने लगे हमें, और किताब लिखने का एक फायदा ये भी हुआ कि चूँकि लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में मैं टीवी पर शोध करता हूँ, तो लैब मेरी बंद हो गई, हॉस्पिटल में सारा अटेंशन चला गया कोरोना को, तो टीवी के पेशेंट अब आते ही नहीं, उनको मना कर दिया गया, और आते भी तो कोरोना से खुद बेचारे परेशान रहे। बहुत लोग सेकेंड वेव में तो बहुत लोग बेचारे, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ से लोग ऊपर भगवान को प्यार नहीं, शायद ही कोई ऐसा घर हो। मुझे देख हमारे स्टूडेंट हैं हैदराबाद में, उनकी वाइफ लॉस्ट हर फादर, हर मदर, हर ब्रदर्स वाइफ, 18 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वे लॉस्ट, 18 घर के सदस्य। ये कोरोना का सेकेंड एडिशन जो था वो, तो मैंने कहा ये समय उचित है कि लोगों को बताएं कोरोना है क्या चीज़। लोग तो कोरोना सब जानते हैं, आज के डेट में कोरोना जानता है, कोविड जानता है, क्या पूछेगा क्या है, बड़ी खराब है। शुरू में तो बात कि भाई कोरोना तो एक षड्यंत्र है, एक कंट्रोवर्सी डाली है किसी ने जानबूझ करके पैसे कमाने। इसमें कहाँ से सच्चाई है, कहाँ से सच्चाई नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कोरोना से आज के डेट में दुनिया में 180 लोग हैं, मात्र 180, जो ट्रिलियनायर हैं, जिनकी पूरी जाती धन जो है $1 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब है बिलियन होता है, 1 पर 6 शून्य लगा देंगे तो बिलियन हो जाएगा, 9 शून्य लगा देंगे तो बिलियन हो जाएगा, और 12 शून्य लगा देंगे तो ट्रिलियन हो जाएगा। तो उनकी जाती जो धन है, संपत्ति है, वो $1 की है, और दुनिया में ऐसे कोई 200 से कम लोग हैं। कोरोना के बाद उन लोगों की नंबर भी, उन लोगों का नंबर भी बढ़ा, और कुछ ट्रिलियनायर ने अपने धन में दुगुना नहीं 3 गुना 4 गुना बढ़ोतरी की।
और ये कैसे की, ये इसमें भी कोरोना का हाथ है। तो इससे लोगों को, तो मैंने कहा कि एक समय आ गया जब मैं एक 360 एंगल का दृश्य प्रस्तुत करो लोगों को, और वही शुरुआत हमने की, वही हमने चेष्टा की, डिकोडिंग द पैंडेमिक को क्या के बारे में हम डिकोड करेंगे, है क्या चीज़, और उसमें हमने हर एक एंगल से कोशिश की। हमारे जैसे साहब को मैंने एक कॉपी भेंट की, आज ला नहीं पाया, बट आई वुड बी हैप्पी टू ब्रिंग सम कॉपीज फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो ये रिक्वेस्ट किया कि इसका उसका विमोचन यहीं से हुआ, पूरा सामने रिलीज किया, और उसमें कई लोग अच्छे अच्छे लोग, आप जैसे लोग और भी बड़े बड़े डॉक्टर्स और पत्रकार लोग ने उस पर टिप्पणी की, उस पर ये किया। आज के डेट में ये किताब साइंटिस्ट से ज़्यादा कॉमन लोगों को ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी सेल इसका हो चुका, इसका विमोचन ऑलरेडी अमेरिका में भी हो गया है, जर्मनी में हुआ है। हालांकि मैंने जो रहा था तो नॉट इन पब्लिक प्लेस, साइंटिफिक प्लेस है जहाँ इसका बुक रिलीज हो सकता है, फ्रांस में, जर्मनी में, थाईलैंड में, लेकिन ये पॉपुलर होती जाती है किताब। अब इसका जो प्रकाशक है उन्होंने कहा कि मैं इसको मराठी और हिंदी में अनुवाद करा। इससे मुझे लगा कि भाई साइंस इज नॉट ओनली टू पब्लिश टू पेपर्स, साइंस इज ऑल्सो टू कम्युनिकेट विद द सोसाइटी, कॉमन पब्लिक। और ये जो आज का जो हमारी सभा है हमारी, अभी आने के बाद लगा आपके पास लगा कि हमें सही इन्वाइट किया, इसका मतलब आदमी आ गए, हमारा कोई रोल ही नहीं होगा। साइंस फिक्शन बहुत बड़ी दुनिया है, वो फिक्शन के जरिए या कोरोना के दौरान लगी लाभ में बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी कवियों ने कविताएं लिखी, वो तो खैर हवा में तीर मारने वाला काम होता है, लेकिन उसकी जो मार्मिकता है, जो कर्मिकता है, वो तो नहीं है। तो लेकिन एक वैज्ञानिक रूप में आपका होना और आपका लिखना और इस सबकी बात को सूत्र रूप में केवल साइंटिस्ट तक नहीं बल्कि पब्लिक तक पहुंचाना, ये भी लेकर करता है। तो आप यहाँ इसीलिए अब हमें गिल्टी कॉन्शियस नहीं हो रहा है, अब लगा कि नहीं हमें सही रूप में सही उन्होंने बुलाया है। शेरिया चौधरी जो हमारे बीच हैं और सीनियर IAS ऑफिसर हैं, इसके अलावा साहित्य के बहुत अच्छे अनुवादक हैं, टुआंग्स और ओल्ड फैंटेसी का अनुवाद किया है, और भी बहुत सारी अनुवाद की चीज़ें प्रक्रियाधीन होंगी। साहित्य से इतना गहरा रिश्ता, खासतौर से अंग्रेजी साहित्य से, हिंदी साहित्य से इनका है, और जाहिर है हिंदी साहित्य से गहरा रिश्ता है, जो हिंदी में बात करते हैं तो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों में महारत है, तभी ऐसा कर पाते हैं। इसलिए जश्न के इस साहित्य पर बोलते हुए सुनाता हूँ, काफी बहुत गहरी जानकारी के साथ बोल रहे थे। आज जब लेखनी और समाज के बारे में हम यहाँ चर्चा करने की इकट्ठा हुए, तो अभी वही है कि साहित्य की जो सामाजिक उपयोगिता है और लेखक का जो धर्म है, स्वधर्म है, उसको जोड़कर मैं बबरा जुड़न डरा रहा किनारे पर, ये तो साहित्य का धर्म नहीं है। तो लेखनी का क्या धर्म है? कभी कहा गया था, उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला अखबार निकला, कि जब दो मुकाबले तो अखबार निकाले, जब ऐसी आवश्यकता आनी पड़ी। तो लेखनी, इसके बारे में साहब ने भी अपनी किताब वर्ड्स में कहा है कि शब्द जो है बंदूक की गोलियों की तरह, अगर वो भूल चूक से इस्तेमाल हो गया तो फिर वापस वो आपके पुंगलीर में पे नहीं आ सकते। तो जाहिर है कि ये जो लेखनी का जो धर्म है, उसका जो विस्फोटक प्रकृति है, और उसका एक कहते हैं सायुज्य, या कहते हैं कि एक संतुलित उपयोग है, जिससे कि उसके जो परिणाम है बड़े बेहतरीन निकल सकते हैं। शायरी है जो लोगों को मन मोह लेती, कहानी कोई है जो अपने कथ्य में लोगों को सहेज लेती है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो वो चाहे फिक्शन का कारोबार हो, कविता का कारोबार हो, या साइंस फिक्शन का कारोबार हो, तो ये सब सारी चीजों के बीच में रहते हुए आप क्या महसूस करते हैं? लेखनी और समाज का क्या रिश्ता है? ये धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा साहब, और रंजीत भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा सबने कहा कि वो
पेंडेमिक को डिकोड किया है सर ने, और कहा कि साइंटिस्ट होने के नाते वो थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो किसी शायर ने कहा है कि अजीब होती है राह सुखन भी देख नसीम, अजीब होती है राह सुखन भी देख नसीम, वहाँ भी आ गए जहाँ रसाई न थी। तो कभी कभी दोस्ती में, मोहब्बत में, शौक़ में ऐसे मैदान में भी उतरना पड़ता है जहाँ की रसाई नहीं होती या अपना ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, और इतने बड़े विद्वानों के बीच में कुछ बोलना बड़ा मुश्किल काम है। तो जहाँ तक वहीं से शुरू करने के साथ, जैसे तुमने कहा कि साइंस का और उसका क्या रिश्ता है, तो सारा रिश्ता तो दुनिया का साइंस से ही है। अगर साइंस ही सब चीज़ को गाइड कर रही है और लिटरेचर को समाज को प्रभावित न करे, अगर समाज को प्रभावित करेगी तो लिटरेचर को भी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगी। जब वैदिक काल में लोग पत्तों पर लिख रहे थे, आज लोग उंगलियों से लिख रहे हैं और बोल में लिख रहे हैं, कुछ बोल लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो सारा योगदान तो समाज की प्रगति में, समाज को यहाँ तक लाने में साइंस का ही है। उसी तरह से फिर, और जैसा जस्टिस हसनैन साहब ने कहा कि अलग अलग दौर में, जब जैसे भक्ति काल की बात आई और उससे पहले की बात आई, जो सामाजिक परिस्थिति है वही आपके साहित्य में कहीं ना कहीं परिलक्षित होगी। लोग उपनिषद लिख रहे थे, वेद लिख रहे थे, वो क्या समाज होगा कि उनके पास इतना वक्त था, इतनी फिलोसफी, इस स्तर की विश्व स्तरीय सोच कि जिसमें हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम और अयम निजय परोवेद गणना लोक चेतसाम उदार परिचर्ता नाम तो इस तरह की बातें कर रहे थे, जो कि आज भी बहुत से देश, बहुत सी दुनिया, बहुत से समाज सोच पाने में असमर्थ हैं। वही चीज़ फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो आपका जैसे आदिकाल कहा जाता है कि शुरुआती काल, तो उसमें राजा महाराजा थे, तो लोग उनकी प्रशंसा में ग्रंथ लिख रहे थे। कोई परमार रासो लिख रहा था, कोई वीरसदेव रासो लिख रहा था, कोई पृथ्वीराज रासो लिख रहा था। चाहे वो भले ही 10 किलोमीटर का भी राजा है, लेकिन उसको महाराजा धीराज और चक्रवर्ती सम्राट, उनकी तारीफ में, उनके पुरुषार्थ के बारे में, उनकी विजय के बारे में उनको पैसे मिलते थे। चारण और भाट जिस तरह से लिखे जाते हैं उस तरह के लोग लिखते थे। फिर वही परंपरा थोड़ी जब आगे बढ़ी तो फिर भक्ति काल आता है। जैसा सर ने कहा कि तुलसीदास जी का जिक्र किया, तो एक देश में एक शांति थी और जो माहौल है वही परिलक्षित होगा हमारे लिटरेचर में। तो भक्ति काल में जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि मांग के खाए वो मस्जिद में सोए, मांग का खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, और रचना कर रहे हैं रामचरितमानस की। तो एक वो दौर भी है। उसी दौर में जैसे कबीर का हम जिक्र करें तो कबीर मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, पाखंड का विरोध करते हैं, और बहुत उनकी चेतना का जो विस्तार है कबीर का, इतने आयाम लिए हुए है कि वो पोइट्री आज भी रेलिवेंट है। जब वो कहते हैं कि साहब, और चुनौती दे रहे हैं, हिंदू मुल्ला को भी दे रहे हैं और हिंदू को भी, हिंदू कट्टरपंथी को भी दे रहे हैं और मुल्ला को भी चुनौती दे रहे हैं कि काकर पाकर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताजड़ मुल्ला बांधे क्या भैरव खुदाए। अब इसी में बहस शुरू की जाए, या जैसे उन्होंने कहा कि जो तू बामन बामनी जाए काए आम बाटियाँ हैं, भाई अगर आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी हैं, जो भी किसी को किसी से श्रेष्ठ मानता है, चाहे वो अंग्रेज है या कोई भी है, या रेसिज्म की बात आती है, तो उस वक्त उस आदमी ने कहा कि भाई तुम्हें और मुझे फर्क क्या है, तुम भी इस तरह पैदा हुए, मैं भी इसी प्रक्रिया से पैदा हुआ। तो कबीर की जो पोइट्री है वो आज तक 21वीं और हो सकता है कि 1000 साल बाद भी कोई ऐसे लोग बैठे और बातचीत करें कि नहीं साहब ये कोई कबीर था वो ऐसी बात कहता था। तो ये लगातार बढ़ते बढ़ते, जैसे फिर जिक्र आया कि आज़ादी की लड़ाई का, जब अंग्रेज़ों का शासन था और बहुत हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, चारों तरफ से आशा थी, तो तमाम भारतीय वरिष्ठ ने कहा कि आओ सुन मेरे रो भारत भाई, भारत दुर्दशा की इतनी दशा मेरे देश की खराब है कि यहाँ अंधेर में भी चौपड़ राजा, टका से बाजी टका से राजा। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा राजा विदेश में रहता, मानव राजा रहे प्रदेश। तो वो डरते हुए भी आक्रमण कर रहे हैं और भारत की स्थिति के बारे में विचार कर रहे हैं कि हमारे इस देश की ये दुर्दशा क्यों हुई। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आज़ादी का आंदोलन शुरू होता है, चाहे वो उर्दू लिटरेचर हो, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, ये चेतना, राष्ट्रीय चेतना जागृत होना शुरू हो जाती है कि नहीं, हम गुलाम हैं, हमें इस परिस्थिति को बदलना है। और उस वक्त का जितना भी साहित्य, जितनी भी लेखनी है, जितना भी पत्रकारिता है, आपने
उदत्त मातरम का नाम दिया, तमाम पत्रिकाएं शुरू हुई। और सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम जो है प्रेमचंद जी का, गोदान, ग्रामीण पृष्ठभूमि, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ, जातिवाद के भेदभाव के खिलाफ ऐसे ऐसे उन्होंने कहानियाँ लिखी। ठाकुर का कुआं, सदगति, पूस की रात, कफन, कि बहुत कुछ है इस दुनिया में जो बदला जाना है, उसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया और आज भी करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। और दुनिया की तमाम भाषाओं में उस साहित्य का ट्रांसलेशन हुआ गोदान का, जर्मनी तक में गोदान पढ़ा जाता है। और प्रेमचंद की तुलना हम लोग करते हैं गोरकी से। मैं नहीं जानता गोरकी को, हो सकता है कि गोरकी की तुलना प्रेमचंद से की जाए। तो तमाम उस पूरे दौर में, आज़ादी की लड़ाई के दौर में हमारा जो साहित्य था और उसने जो प्रेरणा जगाई, तो उसने जो लेखक के ऊपर जिम्मेदारी थी समाज को जगाने की, उसको बहुत हदों तक पूरा किया। और पूरे देश को इकट्ठा करने में, नई चेतना लाने में, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में बहुत बड़ा योगदान साहित्य का है। और वो चीज़ें अभी भी ज़रूरतें ख़त्म नहीं हुई हैं। जैसे अब एक और बात आएगी कि साहब छायावादी कवि हैं, वो छायावाद पर लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर, उनके अंदर की कविता में भी या उनके साहित्य लेखन में राष्ट्रीय चेतना और क्रांतिकारिता या परिवर्तन की चीज़ें हम लोग को दिखाई पड़ती हैं। तो ये जिम्मेदारी समाज को का उदात्तीकरण करने की या समाज को बेहतर बनाने की लड़ाई जो है, वो कवि, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार सभी लोग मिलकर करते रहे हैं। और उस जिम्मेदारी से हम लोग पीछे नहीं हट सकते। अब ठीक है, एक नया दौर है, नए दौर में ज़्यादातर लेखन पेड हो रहा है। पेड से मेरा मतलब जैसे मेरी फिल्म लिखनी है, इसके लिए लिख दीजिए आप, या मेरे ऊपर किताब लिख दीजिए, या मेरी बायोग्राफी लिख दीजिए। वो चीज़ें आज भी हैं, तो पैसे का जोर रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं। वो अपने हिसाब से लिखेंगे, चुनौतियों को होते हुए भी लिखेंगे, जेल जाने का डर होगा तब भी लिखेंगे। उसी लेखन से क्रांतियाँ भी हुई है इस दुनिया में। तो कभी भी लेखक की या लेखी का महत्व जो समाज में कम नहीं होगा। बाकी बातें और आगे बहुत सही कहा आपने। और आपने देखिए लेखन का पूरा इतिहास और अपने समय के साथ हम कदम आदिकाल से लेकर और आज़ादी के बाद और अब तो कोरोना उत्तर समाज है या तो कभी बड़े क्रिटिक भी थे। और जैसा कि कहा कि साधु ये मुर्दों का, लेकिन तुलसी भी कहीं न कहीं जो नीति नियामक तत्व हैं अपने काव्य में देते हैं, जास राज प्रिय प्रजा दुखाए, सब संकेत है, नोटेशंस है। तो एकदम अजीत चौधरी साहब ने सही रूप से कहा कि साहित्य की सुई, समाज की सुई के साथ चलती है, या समाज की आगे। और प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में 1937 में कहा कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। हमारे देश के बड़े कवि नारायण ये कहते थे कि राजनीति की व्याधि, राजनीति का रोग साहित्य में तो आ गया, लेकिन साहित्य की विशेषताएं और गुणसूत्र राजनीति में पहुंचे। तो इस हद तक जो राजनीतिकरण हुआ है, और एक खास विचार हमारे चश्मे से चीजों को देखना, उस निरपेक्ष भाव से नहीं जिसमें जनता के ऊपर क्या बीत रही है उसको लिखना। तो ये जो साहित्यकारों की भूमिका है, जाहिर है कि ये सब सारे सवाल आज के दौर में प्रासंगिक है और अगले दौर में भी प्रासंगिक होंगे। मैं फिर लौटता हूँ अनुराधा जी की ओर, और ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप मानती हैं कि आप जो कुछ लिख रही हैं, जो कुछ लिखेंगी, उससे ये समाज बदल सकता है? जैसे हमारा तो पूरा वाङ्मय ही जिसमें कि जैसे कि ने कहा कि आदिकाल से लेकर हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है, उर्दू साहित्य और बहुत सारा साहित्य हमारे सामने है। भाषाओं को अलग रख दे तो रामायण, उपनिषद, महाभारत, और इतनी ज्यादा चीजें हमारी चेतना को जगाने की। ये चेतना ही जगती नहीं, समाज कहाँ सोया हुआ है? क्या आपको लगता है कि लेखनी अपने सही रोल में कभी आ सकती है, या सही रोल है भी, या आप मानते हैं कि आपकी लेखनी समाज को बदल सकती है?
सामाजिक परिवर्तन में लेखनी की क्या भूमिका है? अनुराग, मेरा ये मानना है कि समाज और लेखनी का बहुत गहरा संबंध है। जब मैं अपनी पुस्तक के लिए कर रही थी रिसर्च, तो मैंने पाया कि जो आज़ादी का उस टाइम जुनून था लोगों में, साहित्य में, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में एंड मैगजीन्स में, सब में वो उसकी झलक आने लग गई और उससे और लोग प्रभावित होने लग गए। तो वो खुद उसने सोसाइटी की झलक आई और साहित्य ने फिर और प्रभावित किया। और जैसे एक वो अमेरिकन बुक आई थी अंकल टॉम्स कैबिन, उसके करके स्लेवरी अमेरिका में अबॉलिश हुई। तो साहित्य अगर प्रॉपरली जैसे लिखा जाए, या इन्हीं की जो मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ थी, तो डेफिनेटली वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि साहित्य, ये जो लेखनी है वो रिटन वर्ड से हटके अब ये सोशल मीडिया में आ गई है तो वो भी लेखनी है। जो नेटफ्लिक्स का सीरियल बच्चे देख रहे हैं वो भी तो लेखनी है, किसी ने कहानी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है, उसका मीडियम अलग है। और मेरे को तो अभी से बच्चों में घर में दिखता है कि जो बाहर के सीरियल आ रहे हैं उनसे हमारे बच्चे सब प्रभावित हैं। तो जो आप लिखोगे उससे समाज तो प्रभावित होता ही है। तो डेफिनेटली कनेक्शन है। जैसा हम आपकी ओर लौटते हैं, ये सच है कि सीधी न बदलता हो, हमारी चेतना को बदलता हो और बदलेगी चेतना का मनुष्य फिर समाज बदलता हो। जैसे किसी शायर ने कहा, उर्मिलेश का ये पद है कि कर्म बदला तो आज बदलेगा, वक्त अपना मिजाज बदलेगा, आदमी की यहाँ तलाश करो, आदमी ही समाज बदलेगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हर समय के लिटरेचर में, चाहे रंग भेद जब अफ्रीका में चला तो भारत से बहुत सारे देशों में सवाल हुआ, और जितनी कविताएं लिखी गई, कोई सीक्रेट लिख रहे हो, बहुत से लिख रहे हो, रफियामेटो लिख रहे हो, बर्नार्डी लागे लिख रहे हो, बहुत सारा साहित्य वहाँ से लेकर, और या ये निग्रो लिटरेचर है जहाँ पर वहाँ का जो जनजीवन है। अभी हमारे यहाँ पर जो अस्मिता विमर्श हिंदी में चल रहा है, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस के व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, स्त्री विमर्श है। तो एक तरफ ये बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं और जाहिर है कि इनके पीछे लेखनी का बल है और लेखक का बल है, और ये मानकर चलते हैं कि लिखने से कुछ ना कुछ होगा। आखिर यही कारण है कि कभी ब्रेक को कहना पड़ा था कि मैंने जितने ज्यादा जूते नहीं बनते उससे ज्यादा मन, तो इस तरह से जलावती विस्तार भी। तो इस बारे में आप क्या बताएं? निश्चित साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न आपका है और उसका भी उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। और आपके सवाल से जो बात मेरे दिमाग में आई वो एकदम बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि लेखनी का असर समाज के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता, ये प्रश्न ही नहीं करने वाला है। बिल्कुल पड़ता है और बहुत ही प्रत्यक्ष प्रमाण से पड़ता है। अब आप एक तरह से लेंगे क्योंकि हमारा ध्यान लेखकों और कवियों के ऊपर है, लेकिन आप ये देखें कि पूरे समाज में, पूरे विश्व में जितनी महान पुस्तकें हैं वो ईश्वरीय पुस्तकें ही क्यों ना हों, लेकिन समाज रामायण से बदलता है। पूरा का पूरा अरब का समाज कुरान से बदल गया। पूरा का पूरा कम्युनिज्म टॉल्स्टॉय और वहाँ के जो राइटर्स थे उसने बदल डाला। मीन कैम्प ने हिटलर का जर्मनी बदल डाला। तो कैसे ये कहा जा सकता है कि पुस्तकों का, लेखनी का असर नहीं होता? समाज के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का असर मुझे लगता है जीवन में जब से ये दुनिया बनी है तो पुस्तकों का ही है, उसी लेखनी का ही है। चाहे वो व्यक्तिगत लेखनी हो, चाहे वो जो वेद हैं वो भी लिखे हुए हैं। वो अलग बात है कि ऋषियों ने मंत्रों को देखा और दृष्टा के रूप में, लेकिन जब वो लिखित रूप में आए तभी से वेद पढ़े जा रहे हैं, उपनिषद पढ़े जा रहे हैं, और पूरा समाज जो
5000 पहले की 5000 वर्ष पूर्व की बात है, वो आज तक सबके मन में बसी हुई है और वो पूरा प्रभावित करती है। इसी के बाद फिर आप आगे के द्वापर में आ जाइए तो फिर कृष्ण की महाभारत है, और महाभारत में जो कुछ भी गीता में है वो भी लेखनी ही है। वो लेखनी आज तक बच्चे बच्चे को इफेक्ट करती है और वो ले जाती है, निर्धारित करती है। फिर गांधी का साहित्य आ जाता है। आज कितने लोग हैं जो गांधी के पूरा भारत का जो परिवर्तन, भारत का जो भी स्वाधीनता संग्राम का जो एक रूप पूरा बदला है और जो दिशा निर्धारित हुई है वो गांधी की पुस्तकों से हुई है। और जो सबसे बड़ी बात मैं इसमें जो मुझे समझ में आती है कि वो साहित्य जिसके पीछे उसके लेखक का जीवन उसके साथ समागम में है, जो कुछ जीसस क्राइस्ट कहते हैं वो उसी तरह से जीते हुए भी पाए जाते हैं। जो कुछ कबीर कह रहे हैं उनका जीवन भी उसी प्रकार का है। जो कुछ गांधी कहते हैं तो वो कहते हैं माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो जिस ट्रुथ को वो जी रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, उसी को वो लिख भी रहे हैं। तो ऐसा साहित्य जो ऐसे व्यक्तियों से या ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा आया है, जो जीवन में भी वही थे जो उनकी लेखनी में था, वो साहित्य शाश्वत हो जाता है, सत्य हो जाता है और सार्वभौमिक हो जाता है। तो हमारा जीवन और में परिवर्तन बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर कहीं परिवर्तित हुआ है तो वो लेखन से ही हुआ है। आज भी अगर आप देखें तो जाने न जाने किसी से पूछिए कोई बात तो कहते हैं कहाँ लिखा है, लिखा है तो प्रमाण है। आप अखबार ही दिखा दीजिए उसको, उसकी ये नहीं देखेगा कि दैनिक जागरण का है कि वहां है। अगर सफेद पे काले में कुछ लिखा है तो वो प्रमाणित है। और अगर आप गए और आपने कहा साहब कि हमको वो ये मकान किराया उस किराए पे दे दीजिए, तो कहकर लिख दो, तो लिख दिया आपने। तो लेखनी का तो छोटे छोटे शब्दों का महत्वपूर्ण है, और वो कुछ हमारे मानस पटल पे भी ये लिखा हुआ है कि बोलने से ज्यादा लिखा हुआ सत्य होता है। शायद इसलिए क्योंकि जो बोला जाता है वो उसी समय समाप्त हो जाता है, जो लिखा रहता है उसकी कुछ एक लाइफ होती है, उसका एक जीवन होता है। शायद इसलिए लेखनी को सदैव ही बहुत महत्व दिया गया है। और इसीलिए जितनी भी पुस्तकें हैं, अगर उन्होंने कोई सामाजिक परिवर्तन किया है, जो बड़े बड़े परिवर्तन हैं, वो परिवर्तन पुस्तकों से ही हुए हैं, लेखनी से ही हुए हैं। और वो लेखनी में वो जो लेखक जिसने समाज को देख के उसको लिखा या समाज को बदलने के लिए लिखा, लेकिन वो बदलते समय वो खुद भी जिया उसको, उसकी लेखनी बहुत प्रभावी हुई। और इसीलिए जितने भी इस तरह की पुस्तकें हैं, चाहे वो प्रॉफिट की पुस्तक कहकर तो बड़ा जल्दी मसला फंस जाएगा, जो अल्लाह की किताब है, लेकिन पुस्तक के रूप में तो कुरान ही कहेंगे। तो चूंकि उसको जीते हुए भी देखा लोगों ने, इसलिए उसके ऊपर इतना असर हुआ कि आज पूरे वर्ल्ड में जो इस्लाम फैला हुआ है, या जो राम की कहानी है, उसको जिस तरह से वाल्मीकि ने देखा होगा, वो बीच में खो गया था, लेकिन बाद में जब तुलसीदास ने फिर से उसकी रचना की और उसको जिस रूप में राम का जिन गुणों के साथ राम को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, उस जीवन को लोग जीते भी हैं। इसीलिए वो आज तक भी शाश्वत है। हम लौटते हैं प्रोफेसर हसन साहब की ओर, और हम ये बताएं कि हमारी पत्रकारिता में गणेश चंद्र विद्यार्थी, इवन मुक्तिबोध जो हिंदी के बहुत बड़े शायर माने गए, नया खून निकालते तो उसके संवाद की बड़ी उनकी होती। और एक तरफ पत्रकारिता का इतिहास ही रहा। सरस्वती पत्रिका ज्वाइन करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादक ने रेलवे की बड़ी नौकरी छोड़ी और बहुत कम पैसे में सरस्वती का संपादन किया, और उसके आखिरी संपादकीय में लिखा बहुत आर्थ स्वरों में कि हमारे ऊपर बहुत सारी विपत्तियों के पहाड़ टूटे, लेकिन मैंने अपना रोना सरस्वती के परम पर नहीं पाया, यानी सारा कुछ समाज के लिए। लेकिन अभी जब देख रहे हैं सत्तानुकूलित जो मीडिया है, वो भी तो लेखन का एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है। और अब ऐसी स्थिति में एक लेखक का जो दायित्व है वो क्या है, यह भी तो प्रभावित करता है। और ये जो हमारा साक्षर समाज है, अति बौद्धिक समाज नहीं है, अभी भी अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकता।
दो बुरे व्यक्तियों में कम बुरे व्यक्ति का चयन करने का अभ्यस्त रहा है वो, और यही तो हमारी सत्ता ही है कहा जाए तो ये जो खराबियां हैं हमारे लेखन के पीछे सत्तानुकूलित होने की, जो कि कबीर में नहीं था, तुलसी में नहीं था, वे हम चाकर रघुनाथ थे, ये हम किसी चाकर नहीं है। और तो ऐसी स्थिति में एक वैज्ञानिक के तरीके से आप तो वैज्ञानिक चेतना के निर्माण का काम करते हैं, आप कोई छद्म, कोई कहानी, कोई गल्प नहीं लिख रहे हैं, आपके तो लिखे का प्रमाण है, जैसे वेद वाक्य प्रमाण माना जाता है, जो लोग उसको प्रमाण। इस चेतना के निर्माण में, इस चेतना के प्रसार में जो भूमिका होनी चाहिए लेखक की, अपनी चेतना को तबाह की, वो सत्तानुकूलित क्यों हो जाता है, और उसकी लेखनी समाज को वो नहीं दे पाती जो उसे अपेक्षा, जो उसका दायित्व है, जो एक लेखक का कार्यभार है। बड़ा ही उचित प्रश्न आपने किया है। मेरा जो जहाँ तक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है इस विषय पर, बहुत थोड़ा सा मुझे इस बात का आश्चर्य भी है कि वैज्ञानिक लेखनी में अभी भी वो जो दबाव आप देखते हैं रेगुलर लेखनी में, वो अभी तक नहीं आ पाया है। ये सच्चाई है। उसका कारण एक तो ये है कि ये वैज्ञान, और इवन दो लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आप जैसे पानी आधा ग्लास है तो आप कहोगे कि आधा फुल है या आधा फुल कहोगे तो उसका तात्पर्य कुछ और होगा, आधा खाली कहोगे तो उसका तात्पर्य कुछ और होगा। लेकिन सच्चाई है कि पानी का बोतल में पानी सिर्फ आधा ग्लास है। लेकिन इसका जो असर जो आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया या विजुअल मीडिया, मैं तो आई डोंट रिमेंबर मैंने कब लास्ट में टीवी देखा है, 4 साल तो हो गया और टीवी विद्यार्थियों से बचे भी बिल्कुल मैं देखते ही नहीं, टाइम ही नहीं, हमें नहीं मिलता। कभी कभार संडे के दिन हमारी बेटी के साथ मैं जो 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 इस पर आता है यूट्यूब पर, या जो बड़े बड़े बट एनीवे वो सब जो कमेंट्री आती है या फिर फिक्शन आता है, वो देखता हूँ। मुझे थोड़ा सा लगता है कि चलो दूसरी दुनिया में चले गए। कारण उसका ये भी है कि आप बार बार आपको एक ही चीज़ बताई जा रही है, एक ही चीज़ दिखाई जा रही है, ये कन्वे करने के लिए कि ये जो हो रहा है, ये हम जो कह रहे हैं ये सच है। वैज्ञानिक लेखनी में अभी तक पूरी तरह प्रदूषण नहीं है, और शायद आगे कारण उसका ये है कि वैज्ञानिक में जो आप देखते हैं वो बताते हैं, उसमें एंगल अलग होने की संभावना नहीं है। जो देखते हैं वही बताते हैं, वो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अगर आप नॉर्मल देखने की बात करें तो जो देखते हैं वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं या उनकी आंखों से देख रहे हैं, यहाँ ये नहीं फर्क होता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, हालांकि यहाँ भी है, मैं एक अपना निजी उदाहरण दूंगा। एक हम लोगों ने एक कमेंट्री लिखी थी, बहुत बड़े जर्नल में पब्लिश हुई, बहुत बड़े जर्नल। तो हमारे जो निदेशक थे उन्होंने कहा कि भाई ये पता नहीं था कि आपने वहाँ कमेंट्री एक पेपर पब्लिश किया है, तो ये पूरे संस्थान में ये कभी आज तक किसी ने नहीं किया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उस पर आप टिप्पणी कीजिए और मैं प्रेस रिलीज इशू करूँ, ताकि लोगों को पता चले कि क्या है। और सिर्फ दो उसका फायदा होगा, एक तो लोगों को पता लगेगा, दूसरे आईटी में भी मेडिकल साइंस पर इस तरह का शोध हो रहा है, जिसमें लोग पब्लिश कर रहे हैं। ऐसी कोई नई बात तो लिखी नहीं, मैंने पहले भी पब्लिश के, बट बहरहाल मैं लिख दूँगा आपको सुबह सवेरे कब चाहिए, सुबह अगर 9-10 बजे दे देंगे तो जल्दी मैंने रांची में बना कर भी थोड़ा सा करना, इसलिए तो बड़ा सिंपल से लैंग्वेज होगी, भाषा होती है। और खासकर जो हमारा रिकॉर्डिंग पैंडेमिक पर हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ, उससे पता लगा कि क्या कैसे ध्यान आकर्षण किया जाए ताकि लोग जान सकें कि भाई साइंस भी कितनी सिंपल सी चीज़ है। मैंने बना के दे दी। इसमें उनका फ़ोन आया कि मुझे मना किया गया है कि इसको मत पब्लिश। और उसके कारण ये है कि इसे पब्लिश करने से सरकार पर एक चोट आ जाएगी कि ये सरकार भी हो रहा है, तो सरकार पता क्यों नहीं रही है। हाँ, ये भी अगर शोध का एंगल है जी। इसको आगे
दान में की। मैंने कहा भैया मैंने इसमें कोई ऐसा काम कोई ऐसा चीज़ देखा ही नहीं है। और ये वो फिर कॉमन प्रेस में पॉपुलर प्रेस में नहीं आया, लेकिन पॉपुलर प्रेस में नहीं आया उससे हमें हमारे शोध को कोई असर नहीं पड़ा एज ए वैज्ञानिक शोध है और शोध अगले है। शोध का एक आधार अब ये अपना मतलब से हिसाब पता लगा। हमारे यहाँ साइटेशन नाम की चीज़ होती है। आपने पेपर पब्लिश किया, कितने लोगों ने पढ़ा और पढ़ करके अपने शोध में आपके शोध को सब लाभान्वित हुए, कितने लोग इसको साइटेशन कहते हैं। और ये डिटरमिन करता है कि आपका जो ओरिजिनल शोध है कितना ऊंचे दर्जे का है। और वो हर साल साइट होता है कि आपका पेपर इतने लोगों ने आपको पढ़ा है। व्यूज़ तो बहुत लोग कर देते हैं, कई पेपर्स का हमारा व्यूज़ हज़ारों लाखों हो जाता है, लेकिन उसको अपने शोध में उससे संभाल करने वाले वो पत्थर की लकीर मारने से आगे सरकार। ये मुझे ताज्जुब हुआ कि ये 5 महीने हुए इस पेपर को हुए, इसमें ऑलरेडी 160 बड़े वैज्ञानिक ने अपने शोध में उसको उतार दिया। तो उससे पता लगा कि अगर आप सरकारी रूप से इसको न भी चाहेंगे कि पॉपुलर होने के कब्जे में नहीं था, प्रश्न था कि इसको कॉमन लोगों तक पहुंचाया जाए। इसका अर्थ क्या है, ये शोध से क्या अर्थ है, निष्कर्ष है। बस मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन चूंकि आपकी सोच ऐसी है कि आप सोचते हैं कि भाई इसमें यहाँ पर लोग उंगली उठाएंगे, हाँ कितने मतलब निकाले जाएंगे। इसलिए ये थोड़ी सी तब्दीली हमारे विज्ञान में आ रही है, लेकिन उससे असर नहीं पड़ता। इसका अर्थ ये कि वैज्ञानिकों की गंगा अभी मैली नहीं, मैली ज्ञान थोड़ी हो रही है, इस किनारे से हो रही है, अभी गंगा अभी भी पवित्र गंगा बह रही है। बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारे यहाँ ये कहा गया है, शास्त्र भी कहता है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम। ये एक शायर कहता है कि सच बोलना भी लाजिम, जीना भी ये जरूरी। सच बोलने की हमने मंसूर बिल्कुल मंसूर। सारे रास्ते ईजाद किए हुए, लेकिन लेखनी फिर भी बड़ी पावरफुल होती है। उसे जो कहना होता है रूपकों में, अलंकारों में और अपनी अभिव्यक्तियों में और तमाम रीतियों से वो चीज़ों को कह लेता है। और इसीलिए ये सारी फाइंडिंग्स, जैसे कि वैज्ञानिक लेखनी के बारे में बताई कि अपनी वो फाइंडिंग्स है, उस तक जो भी वैज्ञानिक आज नहीं कल नहीं परसों पहुंचेगा, वो ये देखेगा कि ये बात ये सच है। बहुत सारे लोग वैज्ञानिक शोधों का अध्ययन करते रहते हैं, अखबारों को पूरा चार्ट चाहते हैं आखिर इसके बीच में सच क्या है। खबर के खबर का मुंह विज्ञापन से लगा है। हमारे खिलाफ विज्ञापन पर खबर पर नहीं है, असल पर नहीं। तो ये है, तो ये हर युग में होता आया है और हर युग में, लेकिन फिर भी लेखनी का जो धर्म है वो अपनी तरह से होता है, लेखक अडिग होता है, वही लेखक है जिसका स्वाभिमान जो है अडिग होता है। और मुझे लगता है कि लेखनी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपका झूठ नहीं सकता, झूठ कर सकता बहुत दिन तो नहीं सकता। जैसे आप ये बताएं, आप जो है बहुत सारा साहित्य पढ़ते हैं और अभी आपने साहित्य की पूरी एक ऐतिहासिक लकीर खींच दिया आपने की बिल्कुल सरल से। तो अब ये बताएं कि ये साहित्य में नैरेटिवता जो तमाम व्याधियों आबो हवा जो फैल रही पूरे विश्व की उससे या जो भी सत्ता के जो तंत्र हैं उससे वो मलिन नहीं होती। लेखनी को मलिन होना भी नहीं चाहिए, उसे क्या होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही कहा, लेकिन एक मुझे एक बड़ी रोचक सी बात याद आई। हम लोगों ने काफ़ी लेखन के बारे में और योगदान है लेखकों का, लेकिन एक बहुत बड़े शायर का एक शेर याद आ रहा है मुझे। वो एक नया आपको पर्सपेक्टिव देगा, सोचने के लिए मजबूर करेगा। शायर कहता है कि जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया हूँ, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया हूँ, मैं सारी किताबें जला के लौट आया हूँ। तो मैंने कहा साहब अगर आपका ये शेर लोगों की समझ में आ गया और किताबों में सारी किताबें शामिल हो गई तो फिर बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो अब रही बात निर्भीकता की, तो हर दौर में जैसा समाज रहा और लोगों ने, जैसे कि आप दृष्टांत में याद आ रहा है कि अकबर ने कहा सूरदास से कहा ये सीकरी माँ के मिलिए मुझसे, तो सूरदास ने कह दिया कि संतन को कहा सीकरी सो कहा, वो तो नहीं गए। उस युग में अगर कोई इतनी हिम्मत दिखा सकता है या कबीर की भाषा में
खरी खरी बात बोल सकता है। तो हर तरह के लेखक रहेंगे, हर तरह के कवि रहेंगे। जब इमरजेंसी लगती है, आपातकाल होता है, तो दुष्यंत कुमार को भी कहना पड़ता है कि कहीं पर बसी हुई है, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और एक और वो आपको याद होगा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो लिखने वाले तो लिखते रहेंगे और बेधड़क होकर लिखते रहेंगे। हाँ, उसको पढ़ने वाले सुनने वाले भी मौजूद रहने चाहिए, वो समाज की जिम्मेदारी बनती है। जैसे अतुल मोंडी साहब ने कहा कि उत्तराय रामराज आज विधायक निवास में काजू बने प्लेट में और विस्की गिलास में। यह एक उनकी कविता क्या हो, मैं तुम्हें चलता हूँ चमारों के टोले में की गली। तो क्या इतना सोसाइटी का जो नंगा रूप है उसको समाज के सामने लेकर आना, तो बहुत बहादुर लोग, हिम्मत वाले लोग पड़े हुए हैं। आप देखिए मंटो को देख लीजिए, मंटो कहता है कि मैं तहजीब व तमद्दुन को और समाज को क्या नंगा करूँगा, ये समाज तो पहले ही नंगा है। इतना खोल के लिखता है वो अपनी कहानियों के टाइटल, ठंडा गोश्त, खोल दो, फिर आप काली शलवार, फिर उसके अलावा अकेला मंटो नहीं, इसमें चौथाई, कुरतुल एंड हैदर, तमाम लोग हैं। और कितनी भी प्रोटेस्ट की पोइट्री, आप फैज़ अहमद फैज़ क्यों मशहूर है, लेकिन उस फैज़ अहमद फैज़ क्यों मशहूर है, फैज़ अहमद फैज़ को लगातार ऐसा साहित्य क्यों लिखना पड़ा, तो वो उसमें देश काल और परिस्थिति का सवाल आ जाता है। जिस देश में लगातार मार्शल लॉ ही लगा रहे हैं आज़ादी मिलने के बाद से, वहाँ का लेखक क्या लिखेगा। और वो जो अभी बहुत प्रोटेस्ट में जो कविता चलती है, मैं नहीं मानता, तो उनका लेखक का नाम याद नहीं आ रहा, हबीब जाले साहब की के। तो ये तमाम चीज़ें हैं, दूसरे देशों से लोग लेंगे उसको, अगर उनको अपने यहाँ ऐसा लिटरेचर नहीं मिल रहा और उनको किसी एहतजाज में जाना है, किसी भी चीज़ का विरोध करना है, कहीं आंदोलन खड़ा करना है, तो साहित्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एक सीमा से दूसरी सीमा में नहीं जा सकता। फैज़ की कविताएं तो ईरान के आंदोलन में बजती है, तहरीर स्क्वायर में लोग सुनते हैं, चाहे वो समझ भी नहीं पाते। तो और जैसे दलित चेतना की बात आई थी, दलित साहित्य का जो हमारे यहाँ अभ्युदय हुआ, तो उसमें इतना खुलकर और इतना मार्मिकता के साथ, इतनी गहराई के साथ, इतने कठोरता के साथ जो चीज़ें सामने लाई गई हैं और उससे जो चेतना जागी, स्त्री विमर्श की भी आपने बात की, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतना विषय है कि इस पर घंटों लगातार महीनों बहस की जा सकती है और ये विषय खत्म नहीं होंगे। तो लिखने वाले ज़रूर लिखते रहेंगे और सामाजिक क्रांति के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए। और इतना हमारा देश तो भरा पड़ा है, यहाँ इतना अंतर्विरोध है, यहाँ इतनी जटिलताएं हैं, इतना शोषण है। आज़ादी के 70-80 साल बाद भी गांव की स्थिति है, जातीय विभाजन है, धार्मिक झगड़े हैं, दंगे हैं, फसाद हैं, इतनी बेचैनी है। तो हो सकता है कुछ शायर चुप हो जाए, कुछ लोग अपनी टोन बदल लें या वो करते रहें। जैसे कभी एक मैंने देखा, कई बार मुशायरों में जाता हूँ तो लगता है कि मुशायरे को वो बिल्कुल लगता है वहीं से पूरा करबला का मैदान बना देते हैं। या पता चला कि आप कवि सम्मेलन में चले गए तो कुछ ऐसे राष्ट्रीय कवि हैं, वो उनको सामने वाला हर आदमी गद्दार जाने वो पूरी क्या परिभाषा दे देंगे, और ऐसा लगता है कि कवि सम्मेलन में आप यही धंधा होने वाला है। तो नफरत भी बढ़ रही है। तो हर तरह के लोग रहेंगे, लेकिन अच्छा लिखने वाले, सच्चा लिखने वाले, उनकी कमी नहीं रहेगी। और सच्चा सुनने वालों की भी कमी नहीं रहेगी, पढ़ने वालों की कमी नहीं रहेगी। अच्छे प्रकाशक भी हैं, हिम्मत लेकर लिखते हैं लिखने वाले, तो खैर उनकी हिम्मत रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। जब तक शोषण रहेगा, अन्याय रहेगा, अत्याचार रहेगा, तब तक लेखक अपनी जिम्मेदारी से, अच्छा लेखक, जिम्मेदार लेखक अपने आप को कोई मुक्त नहीं करेगा और बदलाव में अपनी भूमिका जरूर करेगा। बहुत अच्छी बात है कही चौधरी साहब आपने। लेखन की इतनी दिशाएं हैं, इतनी शैलियां हैं और सब कुछ, और ठीक कहा कि उसमें चीज़ें लिखी जाती रहेंगी जहाँ विरोध करना चाहिए। लेखक, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब कोई विपक्ष न हो तो कवि जो है वो विपक्ष में होता है, वो उसी विपक्ष के आसन पर बैठा होता है। और विपक्ष जी तो एक शायर की बात, इसको हम लोग समाहार कर रहे हैं। एक शायर ने कहा है कि हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं, हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित,
हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना, न गंगा जल न हलाहल न कोई और ही जल हो, किसी लाचार आंसू को हमारे ये है तो एक ऐसे व्यक्ति पर जो कि मजदूर है, लेकिन उसकी जो शायर उस मजदूर के व्यक्ति को अंतिम अपने पद में समेट रहा है, मुझे लगता है कि कविता की जो चरितार्थता है, साहित्य की चरितार्थता है, वो इसी गौर करार में है। तो लेकिन इससे पहले कि इसका समाहार करें, क्योंकि यहाँ जज साहब हैं और आवाज से बात करते हैं और शेर व शायरी गहरे डूबे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा समाहार करूं। अब जिस शायरी या जिस साहित्य से गुजरे हैं, अब इस विषय को छोड़कर उसका क्या साथ होगा? मेरे ऊपर बहुत आपको लेखकों में कितना हम सब बताइए, हम सबके भीतर एक सवाल है, आप समाज को बात कर देंगे। ये बात सही है, लेकिन ये सवाल बड़ी गलत जगह पर आपने पूछा है इसलिए इसका उत्तर हम कभी बाद में देंगे। लेकिन एक बहुत ही सादा सा शेर आपने कह दिया है कि कुछ शेर सुना है, तो मैं एक अननोन से शायर का एक शेर है, बहुत ही सादा सा लगता है, लेकिन आप उसको गौर करेंगे तो गहरा शेर है कि परियों के देश की ये कहानी भी खूब है, परियों के देश की ये कहानी भी खूब है, बच्चों को इसने आज भी भूखा सुला दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो जिंदगी की ये सच्चाई और ये वादों का और ये ड्रीम का और ये सपनों का जो शहर है, वो जो दुनिया है, वो कितने ही लोगों को आज भी भूखा सुला रही है, और कितना उसका पोटेंट कितना असर होता है, मेरे ख्याल से इस शेर में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस होता है कि बच्चे अगर कहानियाँ सुन के भूखे सोते हैं तो लेखनी में असर तो होता ही है। क्या बात है, बहुत खूब। मैं थोड़ा सा इस सत्र का समाहार करते हुए केवल एक पंक्ति श्रीकांत वर्मा की कहना चाहूँगा, जो कभी कांग्रेस के महासचिव थे, लेकिन वो बहुत छोटा पद है, बहुत बड़े पद, और जब वे नहीं कह पा रहे थे, इस संकट के दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने मगध जैसा संग्रह दिया और लिखा मगध में शासक नहीं है, एक पंक्ति में। ऐसी बहुत सारी पंक्तियां उनकी हैं जो ये दर्शाती हैं कि घोर व्यक्ति के संकट के दौर में भी शायर के पास अपनी भाषा होती है, सवालों की, जैसे दुष्यंत ने लिखा, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं यहाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो लेखनी और समाज का जो रिश्ता है, समाज को चीनने, पहचानने, उसकी आलोचना करने, और अगर वो नंगा है तो नंगा दिखाने, और सभ्य है तो सभ्यता से पेश आने का भी उसके पास सलीका है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मंच को, जिसमें इतने अच्छे सरचिंतक प्रोफेसर सैयद हसनैन साहब, आदरणीय जस्टिस हसनैन सासी साहब, आदरणीय अनुराधा जैन जी, अजय चौधरी साहब, और आप सब लोग जो भीतर से शायर हैं, चिंतक हैं, और जाहिर है कि मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन कभी एक नोबेल प्राइज विनर ने कहा था, वह था कि अगर आपको कविता सुनानी हो तो कितने लोगों की दरकार है? बस 2-4 लोग। तो मुझे लगता है कि इतना काफी, और इतना बहुत धन्यवाद। और पहली बार मैं खूब हाजिर नहीं हुआ आदरणीय का एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, एक छोटी सी बात मैं प्रश्न नहीं है। पहली बात तो आज मैं रजनी को थैंक यू कहना चाहूंगी इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज कराने के लिए। हालांकि हमारे पास तत्कालिक दर्शक बहुत कम है, पर जो भी ये सुन पा रहे हैं और जो एक्चुअली ध्यान दे रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है इस तरह की परिचर्चा होना। बीच काफ़ी खिन्नता होने लगी थी मुझे पर्सनली कि कोई समाज नहीं है या चीज़ें खराब हो रही। अभी की परिचर्चा समझ में आया कि वास्तव में लेखनी का समाज पर असर है। हालांकि अब जो असर है वो नेटफ्लिक्स और मूवीज के थ्रू ज़्यादा आ रहा है, पर लेखनी तो है और उसका अपना काम भी है। बीच में मैं काफ़ी समय से उस पर आ गई थी, नॉन फिक्शन पर। अभी रिसेंटली मैंने एक फिक्शनल बुक पढ़ी, इट एंड्स विद अस, काफ़ी फेमस भी। मैं तो बस ऐसी दिखी थी, थोड़ी सस्ती मिली थी तो मैं ले ली थी उसने। तो उसे पढ़कर समझ में आया कि चीज़ें कितना इम्पैक्ट करती हैं, और वो इम्पैक्ट उतना ही करती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मतलब बहुत वैसा हैवी पढ़ा जाए।
तो लेकिन आज का जो डिस्कशन हुआ उससे ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि लेखनी और समाज आपस में कितने अच्छे से बुधे हुए हैं और उनका हमेशा इम्पैक्ट रहेगा, भले ही आपको दिखे या ना दिखे। तो थैंक यू ऑल फॉर दिस। लेखक आपके मन की बात तो कहता है, गुलजार जो शायरी कर रहे होते हैं उससे आप गा रहे होती बात होंगे या कहीं, तो हम जो कह रहे होते हैं शायद से पहले कह चुका होता है, वो हमारे भीतर के मन का उद्घोष। धन्यवाद, शुक्रिया। बड़ा दिखा जी बहुत शुक्रिया। हम यहीं से आज इसका दिन था, पता है आपको, ये आखिरी सेशन था, हम यहीं से क्लोज करेंगे। मैम का शुक्रिया, सर जस्टिस हसनैन साहब आपका शुक्रिया, प्रोफेसर सैयद हसनैन साहब सबका आपका शुक्रिया, अजय भाई बहुत शुक्रिया, जो है हम बहुत छूट गए। अनिल सर सामने बैठे हैं, बहुत शुक्रिया सर। बहुत इन्होंने इसके पहले भी शायरी में गुफ्तगू सुनी, इल्म से शायरी नहीं आती, तो ये सवाल इन्होंने पूछा कि किताबें तो मैं नहीं पढ़ता बतौर शायर जितना इन्होंने पढ़ा है, तो बहुत शुक्रिया। अब हम एक रस्म अदायगी है सर और सर अजय भाई को और अनुराधा मैम को एक मोमेंटो हमारी तरफ से जश्न अदब के तौर पे ले आए। चौधरी साहब जश्न अदब में फिर मुलाकात होगी। आज 3 दिन का फेस्टिवल, आज आखिरी दिन है, कवाली सुननी हो तो चलिए।